बेटी ललिता अपनी बहू भावना से कहती है, भावना बहू, तेरे बाबूजी रमेश और कमलेश के साथ आ गए हैं, चलो जल्दी से खाना लगा लेते हैं। माँ जी 5 मिनट दीजिए, निराली पास के ही दुकान से दही लाने के लिए गई है, वहाँ जाए तो फिर रायते बनाकर खाना लगा देती हूँ। भी निराली दही लेकर आ जाती है। निराली के साथ भावना की बेटी भी थी। पुष्पा के हाथों में चॉकलेट भी थी। पुष्पा खुश होते हुए कहती है, पुष्पा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि चॉकलेट मत खाया करो, आजकल तुम बहुत चॉकलेट खाने लग गई है। अरे भाभी, आप पुष्पा को क्यों डांट रहे हो? उसने कहा कि हम सबके साथ चॉकलेट बैठकर खाना चाहता हूँ, इसलिए मैं दिला दिया। हम लोग चटाई पर बैठकर खाना खाते, तब हरीलाल कमलेश से पूछता है, कमलेश, तुम सबको खेत का काम कैसा चल रहा है? पिताजी, उस खेत में गोभी की फसल लगभग तैयार हो चुकी है। आज मैंने दवाई डाल दी है और अगले कुछ दिनों में गोभी तोड़ लेंगे। अभी अच्छी दामों पर बिक जाएगी। सीताराम और हरीलाल और उसके दोनों बेटे मिलजुल कर खेतों में काम करने लगते हैं। फिर एक दिन कमलेश पुराना दोस्त विनीत उससे मिलने आया। तब कमलेश खेतों में काम कर रहा था तो विनीत को देखते ही खुशी से उछल पड़ा। उसके पास जाकर उसे गले से लगा लिया और बोला, अरे तुम बहुत सालों के बाद वापस आया, शहर जाकर अपने दोस्त को भूल ही गया क्या? अरे कैसी बात करता है दोस्त, भला अपने दोस्त को कोई भूल सकता है क्या? कमलेश मेरे आपस में बातें ही कर रहे थे तो बारिश शुरू हो जाती है। कमलेश कहता है, अरे मेरा घर यहाँ पास में ही है, चल हम घर चलते हैं, चाय पीते हुए बात करेंगे, चल। अब कमलेश विनीत को लेकर वापस घर आ जाता है। सभी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी भावना सभी के लिए चाय लेकर आते हैं। सभी लोग बैठकर चाय पीते हैं। तब कमलेश कहता है, वैसे इतने सालों बाद कैसे आना हुआ? बस दोस्तों से मिलना था यार। वैसे मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। दरअसल मेरे गांव में बहुत बड़ी जमीन खरीदी है और मैं उस जमीन पर एक जूते चप्पल की फैक्ट्री डालना चाहता हूँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। वैसे भी गांव में ज्यादा कुछ है ही नहीं, तू फैक्ट्री डालोगे तो गांव वालों को भी काम मिलेगा और किसी को शहर नहीं जाना पड़ेगा कमाने के लिए। वैसे कमलेश, मैं सोच रहा था कि तेरे साथ पार्टनरशिप कर लूं, क्योंकि मैं शहर में रहता हूं। अगर फैक्ट्री डालूंगा तो गांव का काम तो देखना लेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें भी जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूं। विनीत बातें करने के बाद वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद विनीत का फोन आता है और वो कमलेश से कहता है, कमलेश, मैं तुम्हें जिस प्रोजेक्ट के बारे में बताया था ना, वो शुरू हो गया और मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है। तुम अगर मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहता है तो 10 लाख रुपए की इंतजाम कर ले। मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ, बाकी बातें बैठकर कर लेंगे। हाँ ठीक है, मैं पिताजी से बात करके बताता हूँ। कमलेश अपने घर में ये सारी बातें बताता है। पहले उसके पिताजी बिल्कुल तैयार नहीं होते, फिर राजेश के समझाने के ऊपर वो अपना एक खेत बेचकर 10 लाख रुपए कमलेश को दे देते हैं। अगले हफ्ते विनीत घर आता है तो कमलेश उसे 10 लाख रुपए दे देता है और कहता है, वैसे जूते चप्पल के फैक्ट्री के लिए तूने कौन सी जमीन खरीदी है, मुझे दिखाई नहीं। विनीत कमलेश को अपने साथ लेकर नदी के किनारे वाली जमीन दिखा देता है और कहता है, बस 15 दिनों के बाद ही इस जमीन पर काम शुरू हो जाएगा, फिर तो सब कुछ तूने ही संभालना है। कमलेश बहुत खुश होता है। धीरे धीरे करके 15 दिन बीत गए। एक दिन विनीत फिर से गांव आया। कमलेश खेत में जाकर पहुंचा, यार इस प्रोजेक्ट में 25 लाख रुपए की और जरूरत पड़ रही है। 15 लाख की इंतजाम मैंने कर लिया है, लेकिन 10 लाख का इंतजाम तुझे करना है। विनीत पिताजी ने एक खेत बेचकर पैसे दे दिए हैं, उनके पास एक ही खेत बचा है, शायद वो मेरी बात नहीं मानेंगे। यार तुझे तो अपना दूसरा खेत बेचवाना होगा और अपने खेत को भी
भी गिरवी रखकर मुझे पैसे देने होंगे, वरना हम कहीं का ही नहीं बेचेंगे। तू चल मेरे साथ, मैं तुझे दिखाता हूँ। अब विनीत कमलेश को लेकर उसी जमीन पर जाता है जो उसने फैक्ट्री के लिए खरीदी थी, और कमलेश देखता है उस जमीन पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका था। फिर विनीत कहता है, यार अगले 1 महीने में बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी। मैंने फैक्ट्री में कच्चे माल की भी बात कर ली है। अगर पैसों का भी इंतजाम नहीं हुआ है तो हमारे सारे पैसे डूब जाएंगे। हाँ ठीक है, मैं अपने पिताजी से फिर बात करता हूँ। विनीत ने जैसे अपनी परिवार को बैठाकर उसके सामने खेत बेचने और घर गिरवी रखने की बात कही तो परिवार के सभी लोग भड़क गए और हीरालाल बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे हमें नहीं बनाना है वीर, जैसा जैसा चल रहा है चलने दो। मैं अपने खेत और अपना घर गिरवी नहीं रखूंगा। भैया प्लीज पिताजी को समझाओ, अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे और मेरे सपनों का पानी फिर जाएगा। कोई भी कमलेश का बात मानने को तैयार नहीं था। कमलेश ने घर पर खाना छोड़ दिया और वो उदास कमरे में पड़ा रहता। उसके घर वालों ने उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। तूने अपने खेत बेचकर और घर को साहूकार के पास घर गिरवी रखकर उसे 10 लाख रुपए दे दिए। कमलेश ने वो पैसे विनीत को दे दिए। कुछ समय तक वो विनीत फोन करके कमलेश को फैक्ट्री ओपन होने के डेट देता रहा। उसके बाद विनीत का फोन आना बंद हो गया। एक दिन कमलेश ने खेत में काम करते हुए अपने पिताजी से बोला, पिताजी बहुत दिनों से विनीत का फोन नहीं लग रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम भी बंद हो गया है। मैं ऐसा करता हूँ कि शहर जाकर पता करता हूँ कि आखिर बात क्या है। कमलेश शहर जाता है और विनीत का घर जाता है तो वहाँ पर ताला लगा होता है। वो विनीत के बारे में पूछताछ करता है लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं होता। थक हार कर कमलेश वापस घर आ जाता है और अपने पिताजी को सारी बात बताता है। तब हरिलाल कहता है, अरे मैं तो पहले ही मना कर रहा था कि किसी पर भरोसा मत करो, तो ये नहीं माना। हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। थोड़े दिनों में अगर हमने साहूकार को पैसे नहीं दिए तो वो हमें घर से बाहर निकल देगा। यदि ऐसा हुआ तो हम सीधे सड़क पर आ जाएंगे। भगवान, हमारे हंसते खेलते घर को किसने नजर लग गई है। कुछ के बाद वही हुआ जिसका हरिलाल को डर था। साहूकार ने उन्हें घर से निकाल दिया और उन लोग बेघर हो गए। सभी लोग अपना अपना सामान लेकर गांव की सड़कें पर चल रहे थे। तभी अचानक बारिश होने लगी। बारिश में भीगते हुए पुष्पा बोली, बारिश तो बहुत तेज हो रही है, कहीं चलो ना जहाँ बारिश से बच सके। अरे आप लोग चलते ही रहेंगे, यहाँ कुछ सोचेंगे कि हमें कहाँ जाना है। हम अपने खेतों की तरफ चलते हैं, वहीं किसी पेड़ के नीचे बैठकर सोचेंगे कि क्या करना है। अरे वो खेत हमारे थोड़े ना है, अब जंगल की तरफ चलते हैं। दूर से रोशनी नजर आती है तो वो कहती है, पिताजी इस जंगल में रोशनी कैसे नजर आ रही है? पता नहीं बेटा, चलो हम चलकर देखते हैं, शायद हमें किसी तरह से मदद मिल जाए। वो सभी लोग उस रोशनी की तरफ निकल पड़ते हैं। पास जाकर देखने पर पता चलता है कि वो कोई कुटिया है जहाँ पर रात के समय दिए जल रहे थे। उसी से रोशनी हो रही थी। ये देखकर ललिता कहती है, ये तो किसी की कुटिया लगती है। तभी कुटिया से एक साधु महाराज बाहर आते हैं और कहते हैं, अरे भाई, आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। आप लोग कुटिया के अंदर आ जाओ, चिंता मत करो, ये मेरी ही कुटिया है। सभी लोग साधु की कुटिया के अंदर जाते हैं और आराम से बैठ जाते हैं। फिर साधु महाराज कुछ फल लाकर उन्हें देते हैं और कहते हैं, आप लोग भूखे लगते हैं, ये कुछ फल खा लो। फल काफी ताजे लग रहे थे। सभी लोगों ने फल खाए और उसके बाद हरिलाल ने साधु महाराज को अपनी सारी कहानी सुनाई। ये सुनकर साधु महाराज बोले, ये सब भगवान की मर्जी है। मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि तुम्हें इस कुटिया में सहारा दे सकता हूँ। इसी जंगल की दूसरी तरफ एक गुफा है जहाँ मैं अक्सर अपनी तपस्या किया करता हूँ। यह कुटिया ज्यादातर खाली ही रहती है। तुम लोग जब तक चाहो इस कुटिया में रह सकते हो, परंतु
और सांप बिच्छू का खतरा हमेशा बना रहता है। मैं तो सन्यासी हूँ, इसलिए मुझे अपने जीवन की परवाह नहीं रहती। साधु महाराज से बातें करते हुए रात हो जाती है। फिर साधु महाराज कहते हैं, कुटिया में जीवन चक्र चलाने का कुछ खास इंतजाम तो नहीं है। मैं जमीन पर सोता हूँ, तुम लोगों को भी जमीन पर ही सोना हो।